माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने खुल के अपने विचार रखे, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये कहना चाहूँगा जो भी आपने विचार प्रकट किए हैं, मैं नियमित रूप से उनको, चाहे मैं सदन में नहीं भी था, राहुल गांधी जी आ गए तो मैं 2 दिन चला गया, और वैसे भी अगर मैं सदन में रहूँ या नहीं रहूँ, पूरी रिपोर्ट में कौन क्या बोल रहा है मेरे जहन के अंदर मैं खुद पढ़ता हूँ। और प्रयास करते हैं कि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, जनता ने जिस उम्मीदों के साथ में सरकार बनाती है उसके अनुरूप हम लोग खड़े उतरे, ये हमारा दायित्व है। ये भी मैं उनसे सहमत हूँ कि जो पैसा, एक एक पैसा माननीय अध्यक्ष महोदय जमा होता है, केंद्र हो चाहे राज्य हो, हमारी जिम्मेवारी है उस पर किस प्रकार से वो कैसे खर्च हो। इसलिए शायद आपको मालूम होगा, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले भी कहा था, हम लोग जनता के ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी ड्यूटी क्या क्या होती है। अब कोई कम कोई ज़्यादा निभाता अलग बात हो सकती है, पर आज हम लोग कह सकते हैं कि हम जो जीत के आते हैं तो एक प्रकार से घर परिवार के अलावा हम पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में होते हैं। पब्लिक का अधिकार सबसे पहले होता है, और मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा नेता प्रतिपक्ष को कि की भावना का मैं आदर करता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार पक्ष विपक्ष मिलकर के, जैसे कोरोना के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया मैनेजमेंट करने का, बीच बीच में आप लोग कुछ, अभी आपने बताया कि कुछ कमी रही होगी, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर इक्के दुक्के जगह हुई होगी। ऐसा कुछ सरकार का प्लान नहीं था कि विपक्ष के एमएलएज के नाम पे कोई जो सामग्री बांटी जा रही है उसके एमएलए फंड से उस पे नाम आए, फोटो आए या नहीं आए, ये कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था। जिला स्तर पर मैं समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था हुई होगी, और जहाँ तक मुझे याद आता है उस वक्त में शुरू से मानने आने वाले माननीय सदस्य ने भी वही काम किया जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, फोटो नाम के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सही बात है, गुड। तो इसलिए आपकी बात जो है, जो आपकी बात यहाँ खड़ी रहती है, आपके खुद के नेता उपनेता जिन्होंने अगर ये काम किया तो हो सकता है हमारे में ऐसे कई साथियों ने काम किया होगा, सरकार की तरफ कोई आदेश नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति स्वस्थ आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और आप उसको निभाते हैं, मुझे खुशी है, निभाना भी चाहिए। तो दुर्भाग्य से आज देश का माहौल दूसरा है। आज तो जुडिशरी पे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जब चुनाव हुए वहाँ पर राज्यसभा के गुजरात के अंदर, तो 2 सीटें थी। राज्यसभा चुनाव होते हैं 70 साल हम देखते हैं, एक सीट कांग्रेस जीतती, एक सीट बीजेपी जीतती। कभी ऐसा हुआ 70 साल का, आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग डेट डिक्लेयर की गई जिससे कि दोनों सीटें बीजेपी जीत जाए। ये आपकी सोच जो है एनडीए गवर्नमेंट की और प्रधानमंत्री जी के अमित शाह जी की सोच। अब आप सोच सकते हो कि ये कभी हुआ आज तक कभी? इलेक्शन कमीशन 2 सीटें अलग अलग तरीके से, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई कर्नाटक के बाद, मालूम था कि सरकार गिर रही है और कोरोना आ चुका था मार्च के अंदर, फरवरी में आने की दस्तक दे दी थी, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। हमने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन क्यों किया प्रधानमंत्री जी ने, हमने पहले किया।
इक्के दुक्के बातें ध्वनि निकल जाती होगी कहीं, और क्योंकि पहले हमने डिक्लेयर किया भी था, पर प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया उसको लेके हमने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। पर जिस प्रकार से 2 दिन बाकी थे राज्यसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुजरात के चुनाव चल रहे थे, राजस्थान चुनाव चल रहे थे। अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दबाव पड़ा और 2 दिन पहले ये कह कर के कोरोना का भयंकर संकट आ गया है, इसलिए हम लोग चुनाव पोस्टपोन करते हैं। बताइए आप राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात करते थे, उसको माननीय अध्यक्ष महोदय आपने क्लियर कर दिया। हमने नहीं कहा, हमें भी इस बात का दुख है कि जो सिस्टम इस बार हुआ उसको किसी ने पसंद नहीं किया। हम जानते हैं आपकी भावना क्या है, पर ये इलेक्शन कमीशन के जो काम हैं और जिस रूप में दबाव में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन 2 दिन पहले। 1 दिन पहले तो शिवराज सिंह जी महाराज साहब का प्रोसेशन निकलता, जुलूस निकलते हैं मुख्यमंत्री बनने पर, तब कोरोना नहीं था, अगले दिन कोरोना आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार हमें सुनना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष महोदय से कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो माननीय इस पर तो आपका मेरा दोष नहीं है। मेरे ख्याल है आप भी आज़ादी के आस पास ही पैदा हुए होंगे, मैं भी आज़ादी के बाद पैदा हुआ, मोदी जी भी आज़ादी के बाद पैदा हुए। अगर आज़ादी के पहले ही नेताओं ने सेक्रीफाइस किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अगर मान लीजिए उस वक्त में जंग लड़ी गई और उसके बाद में 50-60 साल तक एक छत्र राज कांग्रेस का रहा। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 के अंदर, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, कर्नल जनरल सब उसके अंदर थे, मेजर। शहादत दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। शहादत दे दी किसे कहते हैं? राजीव गांधी शहीद हो गए। अब अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई है, कोई विचारधारा का आधार बताई नहीं है। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। बचपन में सुनता था गौ माता का नाम लेके आप लोग आंदोलन करते थे, आपको तो याद होगा, आप तो टीचर आए हो उठ करके। नहीं, हम भी लेते हैं, हमने तो, आपने कुछ नहीं किया, आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आपने नाम लिया गौ माता का राजनीति करने के लिए, हमने गौ माता को गौ माता समझा। पहली बार मैंने उनके लिए गौशालों को अनुदान देना प्रारंभ किया है राजस्थान। पहली बार हमने बनाया, निदेशालय बनाया गायों के लिए, आपने बनाया। आपकी सरकार भी 78 में आ गई थी, आपकी सरकार 91 में आ गई थी, 73 में आ गई थी, आपकी सरकार 2004 में आ गई थी। बनाया आपने क्या? ये हमारी सोच थी, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हम जो भावना है हिंदुओं की, उसका मान सम्मान हमने किया था। तो इस प्रकार से कहने में करने में अंतर है। अब बताइए, चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आपके बहुत बड़े नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे। दीनदयाल उपाध्याय की तो कोई फ्रीडम मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं था, ना आपका है ना आपकी पार्टी का है, ना जनसंघ ना बीजेपी। और पर दुख की बात क्या होता है, फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि वास्ता आपका नहीं है, तो आप किसके नाम से स्कीम लाएंगे? बताइए आप, किसके नाम से लाएंगे? हम लाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? लाके क्या करते हैं? अगर इंदिरा गांधी नाम लिखा, आने वाली पीढ़ी में लगेगा इंदिरा गांधी वो नेता थी ये हरित क्रांति करी, गरीब हटाओ की बात करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम दिए, SC ST OBC के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। प्रेरणा मिलेगी आने वाली पीढ़ियों को। राजीव गांधी
आज महिलाओं का आरक्षण, SC/ST का आरक्षण, गांव का सरपंच बन सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो गांव के आदमी हैं, आज गांव में सरपंच बनते हैं, उप सरपंच बनते हैं, मेयर बनते हैं, महिला बनती है, महिला बनती है, महिला बनती है। तो श्रीमान आप अभी सुनने का मजा रुका, आप तो कम से कम आप इतने जल्दी क्यों घबरा गए? अभी मैंने शुरू किया है। (73, 74 अमेंडमेंट क्रांतिकारी काम। एंटी डिफेक्शन बिल लाए तो राजीव गांधी लाए 10 बरस खत्म करने के लिए, उनकी मंशा साफ थी। IT का आज जो मोबाइल फोन सबके हाथ में है, कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। भामा साहब आपके पास, आपकी सरकार ने वसुंधरा जी के वक्त में जो प्रोजेक्ट बनाया बहुत शानदार प्रोजेक्ट है वो। पता नहीं आपका उसके बारे में क्या कमेंट होगा, मुझे पता नहीं, पर वास्तव में शानदार काम है। आप सोच सकते हो बहुत एडवांस है वो। ये किसी तरह बनता है, ये सैम पिटरडा, राजीव गांधी, उनकी सोच का परिणाम है कि देश को इतनी बड़ी IT का आज सौगात मिली देश को। दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आप अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय यूट्यूब है, दुनिया देख सकती है कि असेंबली के अंदर कौन क्या बोल रहा है। ये कोई कम बात है क्या? आप कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बोल सकते हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से जेल में बंद रहे, जेलों में, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल। सावरकर तो माफी मांगे 6 बार आए थे, पर आपके लिए वो आदर्श हैं। इतना ही फर्क है। मैं पूछना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री जी ने बहुत तारीफ करी, तारीफ करनी भी चाहिए आपको। पता नहीं वो कल क्या फैसला कर दे, पता नहीं पड़ता उनका। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री जी पूरे 6 साल में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, इंदिरा गांधी के योगदान को बताया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी की शहादत को जिक्र किया, भूल से भी केवल भूल से हो जाती है, तो इतने कॉन्शियस है, भूल से भी इंदिरा गांधी का राजीव गांधी नाम नहीं आना चाहिए, भूल से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, देखिए मोतीलाल नेहरू का खानदान का बेटा, अमीर बाप का बेटा, सब कुछ छोड़ के आनंद भवन देखा आपने? नहीं देखा होगा, देख लीजिए कभी जा करके, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर होगा आपको, उस जमाने में मोतीलाल नेहरू ने दे दिया गांधी जी को और देश को समर्पित कर दिया था। और उस जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपके पार्टी RSS वाले, BJP वाले क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या क्या कमेंट करते हैं, मैं सदन को अपने मुंह से बता नहीं सकता। आप बताइए, क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, दूरदृष्टा देश का, जितनी बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध बनाए उसने, IIT, एम्स, IIMs, CSIR, जितनी संस्था बनी साइंटिफिक, उसकी देन थी। क्या एक शब्द बोल नहीं सकते थे? उनका कद बढ़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि स्टेटमेंट है। पर क्या दुर्भाग्य है देश का। आप इस लेवल पे जाके राजनीति करो देश के अंदर। अरे हिंदू धर्म के नाम पर सत्ता माना बड़ा आसान काम है। हिंदुत्व के नाम पे आ जाओ, जो कोई असहमति व्यक्त करे आप देशद्रोही हो, पत्रकारों को जेल हो रही है, एक्टिविस्ट को जेल हो रही है। क्या हो रहा है देश के अंदर? डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है? आपने ठीक कहा, आने वाली पीढ़ी में हमें सोचना चाहिए। तो आप ये बात भी सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी कि देश को किस दिशा में ले आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालात बड़े गंभीर है देश में, बहुत गंभीर है। कोई माने या नहीं माने, शायद मन में सब मानते हैं, विपक्ष भी मानते हैं, सत्ता पक्ष वाले मानते हैं। टेलीफोन पे बात भी कर सकते हैं, टेलीफोन, और ये वही फेस टाइम में बात करो, व्हाट्सएप आ जाओ, बंद करो फ़ोन को। जिस मुल्क में आम लोगों के दिमाग में ये बातें आ जाए, भय पैदा हो जाए, वहाँ डेमोक्रेसी बात कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा देश का? चिंता आप जैसे व्यक्ति को भी करनी चाहिए। अब RSS के कुछ भी बैकग्राउंड आपका है, पर आप जब बात बोलते हैं तो लगता है कि ये आदमी दिल से बोलता है। जब गुस्सा आता है, जैसे कोई कैमरा वाला सामने आ गया
आपा खो देते हो, आप पता नहीं क्या बोलते हो, आपको खुद तो नहीं मालूम पड़ता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके परिवार के लोग भी कहते हैं। तो कृपा करके बाइट देते वक्त भी शांति संयम रखो, जिससे कि विवेक काम करे, खाली आरएसएस की विचारधारा काम नहीं करे, देश हित में नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे सुझाव आए, सबका जवाब देना तो मेरे संभव नहीं होगा, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कहा गया, बिजली के बारे में कहा गया, किसानों के बारे में कहा गया, डीजल पेट्रोल के बारे में कहा गया। एक तरफ तो आर्थिक स्थिति जो कोविड में बिगड़ी है और कोविड के अंदर जो प्रबंधन हुआ है, मैं उस पर आना चाहूँगा। आपने कह दिया, कमेंट कर दिया, पर मैंने शुरू से ही विपक्ष के साथियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को साथ में लिया और आखिर तक मैं उस पर कायम रहा। मैंने कभी आलोचना नहीं करी विपक्ष की, हमें साथ नहीं दे रहे हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, फिर भी कभी कभी ध्वनि निकलती है। हमारे नेता मेरे बाहर चले गए, ये कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो गिलास के पीछे बैठ के कोविड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये मैं सुनना पड़ता था। फिर भी हमने कभी कमेंट नहीं किया, हमने कहा नहीं, हम सब साथ लेके चलना चाहिए। जितनी हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री के साथ में विषय हुई हो, जहाँ के हमने बैठ के बात करी, फॉर्मल इनफॉर्मल, सब लोग मिलके हम कोविड का मुकाबला कर। क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेशवासियों में, जिस प्रकार मिलके इसका मुकाबला किया। हमने कहा एक आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। आप सबके सहयोग से, पक्ष विपक्ष, एनजीओ, आम जनता ने वही निभाया, धर्म निभाया, धर्म निभाना चाहिए था। आज उसके कारण से पूरे देश के अंदर वाहवाही हुई। कोरोना का मॉडल भीलवाड़ा का, रामगंज का, पूरे दुनिया के अंदर गया। जिस प्रकार हमने कहा नो एंट्री विदाउट मास्क, यूके के अंदर, लंदन के अंदर हॉस्पिटल के लिखे गए, वही क्वार्टर लिखा गया। WHO तारीफ करता है, नीति आयोग के जो मेरे पॉल है, डॉक्टर पॉल, वो तारीफ करते हैं आकर के। WHO कहता है जो वैक्सीन के अंदर भी राजस्थान सबसे आगे है, तमाम पैरामीटर पूरे कर रहा है। मृत्यु दर हमारे यहाँ कम रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा दिया आपके सबके सहयोग से। 2-2 करोड़ रुपये हमने MLA फंड से भी लिए। आपके खुद के क्षेत्र में आपकी चॉइस से CHC बनेगी, मॉडल के रूप में बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो मेडिकल का, उस पर हमारा पूरा फोकस है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पाली जाने वाले जो साथी है, जो हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं इसके अंदर, और जिनका रुचि भी है कि किस प्रकार से मैं गरीबों की मदद करूं मेडिकल के अंदर। जब सरकार की नीति वही है किस प्रकार से मदद हो, उसके बाद में उनका जो कमेंट आए हैं उनके संबोधन में, वो मुझे थोड़ा तकलीफ देने वाले थे कि जिस प्रकार से हमने व्यवस्था करी है, आज उसका लोहा सब मानते हैं, परंतु जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, जिस प्रकार से कोविड को लेके और जो प्रबंधन को लेके, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में तो एक प्रकार से एक इतिहास बन गया। आज कोरोना मुक्त झुंझुनू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। हमने 0 से शुरू करे 70,000 टेस्ट तक हमारी कैपेसिटी हो गई है और 2,781 लोग जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे विधायक कैलाश त्रिवेदी जी और किरण महेश्वरी चली गई, इसका मैं दूसरी बात का है। पर जहाँ तक व्यवस्था की बात थी, मैं समझता हूँ कि जब दुनिया तारीफ कर रही है, साइंटिस्ट तारीफ कर रहे हैं, WHO तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर VK पॉल तारीफ कर रहे हैं और हम विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, सबने साथ दिया हमारा, तब भी आप हमसे शिकायत करोगे, ये हमारी समझ के परे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमा के ऊपर बहुत बात की जा रही है कि हमने समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, अलग से बता दूंगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आयुष्मान भारत, मैं चाहूँगा माननीय सदस्य इस बात को ज़रा ध्यान से रखें, क्योंकि ये ऐसी योजना जो आने वाले वक्त में गरीब तक पहुँचेगी तो इसका लाभ मिलेगा सब जनता को, कि वह गरीब तक बात पहुँचती नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यहाँ पर भामाशाह योजना थी जो NFSA के जो बेनिफिशियरी है वो उन तक ही मिलती थी। हमने उसको बढ़ा के कुछ नहीं किया। हमने जो सरकार का सेंसस है जो बारे में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसके अंतर्गत केवल 59 लाख 71,000 परिवार को लाभ मिलता है, हमने सिर्फ ये किया कि उसको और NFSS को, जो यहाँ पर योजना चल रही थी, दोनों को मिला के हमने लागू किया इसको। उसकी संख्या बढ़ गई है। और एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार जो प्रीमियम होता है बीमा कंपनी का, उसका भी कैप लगा देती है। उससे ज़्यादा हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे। तो आप सोचिएगा 1,052 रुपये प्रति परिवार की 7% भुगतान करती केंद्र सरकार। और जब इसका 1,800 रुपये हो गए हैं, कहाँ तो 1,052, कहाँ 1,800 रुपये, और कैब उनका अलग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जब संख्या बढ़ गई है, हमने उसकी परवाह नहीं करी और हमने उस संख्या को मिलाते हुए 1,10,00,000 परिवारों को देना मंजूर किया। 3,50,000 के बजाय 5 लाख रुपये, 5 लाख का बीमा हुआ है। और उससे बड़ी बात ये जो अभी आपने आशंका व्यक्त करी कि आपने बीमा बंद कर दिया, लोग मारे गए, ये आपको गलत फहमी है। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार कदम उठाए कि आप जवाब क्या दो। 1 सितंबर 19 से 29 जनवरी 21 तक, जब तक ये योजना लागू नहीं हुई हमारी, तब तक 10,13,837 पेशेंट का इलाज हुआ। 10,13,837 पेशेंट का इलाज हुआ है, जिस पर 935 करोड़ रुपए खर्च हुए। 935 करोड़ रुपये खर्च हुए। आपने कह दिया कि वो योजना बंद होगी। बंद कुछ नहीं हुई थी। इसको हमने नया प्रोसेस करके किया, जिससे कि कोई आदमी तकलीफ नहीं पाए। आप बीच में प्लीज। हमने अगर मान लीजिए 40,000 का इंजेक्शन फ्री दिया, CT स्कैन फ्री किया, लोगों के किया, रेमडेसिविर फ्री दी, 1,97,200 लोग इंजेक्शन लगे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ठीक बात समझ गए। ठीक जी, 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। पर माननीय कटारिया जी का कहना कि मैंने जो है कोविड प्रबंधन किया गिलास के पीछे बैठ के किया। मैंने आपसे बात भी गिलास के पीछे बैठ के की थी। जब आप मेरे निवास पे आए थे तभी मैंने पीछे बैठ के बात करी थी। और अगर मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 8 महीने हम लोग बंद रहे घरों में, तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ। पता नहीं किसको कोरोना कब लग जाए, पता नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कर्तव्य नहीं है कि खुद की भलाई के साथ में पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए अपने आप को सेफ रखें? उतना कोई तकलीफ किस बात की हुई कि मैं कार के पीछे बैठ के प्रबंधन कर रहा हूँ? किस बात की तकलीफ आपको हो रही थी? मेरी समझ के परे है। बाकी मैं जितना कहूँ उतना कम है। किस प्रकार से फ्री मेडिसिन की स्कीम शानदार चल रही है। छोटी बड़ी कमी होती रहती है, अलग बात है। टेस्ट फ्री हो रहे हैं, जांचें फ्री हो रही है, आपके CHC PHC सब सेंटर तक। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया। किस प्रकार हम लोग सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लेके आए हैं आपके सामने प्रदेश के अंदर, और राजस्थान में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़े। प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन कैसे हो, निरोगी राजस्थान का नारा दिया था हम लोगों ने। उस पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय,
पेट्रोल डील की बात बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि काफ़ी रेट ज़्यादा है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, रेट ज़्यादा है इसका सबसे दोष जाता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार राज्यों को जो उनको इमदाद देनी चाहिए थी, ये कौन कहता है कि हम इमदाद दी तो हम कोई बात नहीं करते हैं, पर इमदाद दी को एहसान किया क्या? संविधान के अंदर लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा, सरकार किसी की भी हो, आपको हर राज्य को उतना पैसा देना पड़ेगा, उस परसेंटेज के अंदर पैसा हमें मिलता है। पर जो उन्होंने गलत काम किए, गलत फैसले किए, तमाम इसके 90-10 थी, 80-20 थी, 70-30 थी, सबको 50-50 कर दिया उन्होंने। जीएसटी पैसा लिखित में समझौता किया हुआ है, 10,000 करोड़ रुपये काट लिए उस पैसे को। तो मुझे आप बताइए कि फिर राज्य सरकार के पास तो कोई साधन नहीं होते हैं, कोई विकल्प नहीं होता इकट्ठा करने का पैसा, केंद्र के पास तो सब कुछ होता है। और जहाँ तक बात की जाती है डीजल के दाम की, तो आप बताइए जो बीजेपी राज्य है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका है, मणिपुर है, वहाँ पर रेट क्या है? अगर आप खाली हरियाणा की तुलना करेंगे तो नई बात नहीं है, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे हमारी रही हो, हमेशा हरियाणा के अंदर, पंजाब में, राजस्थान फर्क रहता है। मध्य प्रदेश हमारे बॉर्डर पर है, वहाँ हमसे ज़्यादा है रेट। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। और अभी हमने 2% कम किया तो 1,000 करोड़ का उसमें राजस्व कम आएगा, ठीक है। पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य कहता है मैं आपको समझाऊँ, जिससे कि एक गलत फहमी दूर भी हो आपकी, कि केंद्र किस प्रकार से फैसले कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी होती है केंद्र की। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 135-140 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे दाम। मनमोहन सिंह सरकार में 70 रुपये से कम रेट रही है देश के अंदर। आज 90 रुपये 100 रुपये क्यों पहुंच रही है, जबकि दाम हो गए 40 डॉलर हो गए। कहाँ 140 से 40 डॉलर पे आ गई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, और कहाँ रेट बढ़ती क्यों जा रही है? मैं बताऊँ क्यों बढ़ती जा रही है। बढ़ती इसलिए जा रही है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो 9 रुपये 48 पैसे थी 16 के अंदर, वो कर दी है इस सरकार ने 1 रुपये 40 पैसे कर दी है, जिस पे हिस्सा मिलता है राज्यों को, सब इस राज्यों को मिलता है, वो कम कर दी। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो 6 रुपये थी उसको बढ़ा के कर दिया 11 रुपये कर दिया। हिस्सा नहीं मिलता, राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई, 2 रुपये थी रेट, 18 रुपये कर दी। जो हिस्सा नहीं मिलता वो बढ़ते जा रहे हैं, जो हिस्सा मिलता है उसको कम करते जा रहे हैं। तो राज्यों को पैसा कम मिल रहा है, राज्यों को मजबूरी में टैक्स बढ़ाना पड़ता है भरपाई करने के लिए, ये हमारी मजबूरी है। डीजल के अंदर भी यही हुआ, 11 रुपये 33 पैसे थे एक्साइज ड्यूटी के, जो हिस्सा मिलता है राज्यों को, वो लेके आ गए 1 रुपये 80 पैसे पे। इसमें से एक्साइज ड्यूटी जो हिस्सा नहीं मिलता है वो लेके आ गए 1 रुपये से 8 रुपये लेके आ गए, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये से 18 रुपये लेके आ गए। आप बताइए, खजाने बढ़ते जा रहे हैं केंद्र सरकार, उनके पास विकल्प भी है, आरबीआई उनके पास में है, नोट छापने की मशीन उनके पास में है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी उन्होंने लगा दिया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और उसमें सेस लगाया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मामूली कम कर दी बताने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, हमें गहराई से जाना पड़ेगा, हकीकत क्या है, क्यों लगाया जा रहा है। हमने सब असेसमेंट कर लिए कि जिस प्रकार से आपके पैसा लगा है, जो डीजल सस्ता मिलता हरियाणा से, ये जानकारी है सरकार के, उसके बावजूद भी हम कम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। कम करेंगे तो पूरा रेवेन्यू हमारा बहुत कम हो जाएगा, और कोविड के अंदर वैसे भी स्थिति ऐसी बनी हुई, तभी हमने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए, पब्लिक की भावनाओं को देखते हुए कोशिश करी 2% कम करने की कोशिश करी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
किसानों की कर्ज माफी को लेके सुनना पड़ता है कि साहब वादा खिलाफी कर दी, वादा खिलाफी की हमने वादा निभाया पूरा। जो हमारा खुद के राज्य की बैंक थी, CCI बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, सबके हमने कर्जे पूरे माफ़ किए। और नेशनल बैंक के लिए हमने शुरू से ही प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, वित्त मंत्री को पत्र लिखे कि आप RBI की कंट्रोल है बैंक के, आप इसमें वन टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए। अगर 8 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ़ हो सकते हैं, अगर उनके NPA हो सकता है, तो क्या किसानों के लिए जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने किया था 52,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए थे, क्या वो नहीं किया जा सकते? पर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी सरकार की सोच, जो मैं आपको कहना चाहूँगा क्या है बता देता हूँ आपको मैं। मोदी जी सरकार से, केरल से हमारे सांसद एंटोनी ने पूछा क्वेश्चन, क्या मोदी सरकार की किसानों का कर्ज माफ़ करने की कोई मंशा है? इस पर 24 जुलाई 18 को तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में जवाब दिया, वो देश और प्रदेश के किसानों को ध्यान में सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ करने वाली मोदी सरकार की किसानों के लिए क्या सोच है। वो कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इज नॉट कंसिडरिंग एनी लोन वेवर स्कीम फॉर फार्मर। एज सच वेवर्स में इम्पैक्ट द क्रेडिट कल्चर ऑफ स्टेट बाई incentivizing the defaulter, even if they are in a position to repay the loan, and thus amplify the moral hazard by discouraging those borrowers who have been regular in repaying their loans. Further, each waiver granted makes it even more difficult to reject any future similar demand. इसका मतलब है भारत सरकार किसानों के लिए किसी तरह की कर्ज माफी के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि ऐसी कर्ज माफी द्वारा डिफॉल्टर को इनाम देने की, क्रेडिट कल्चर यानी उधार देने की व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे समय पर कर्ज चुकाने वाले लोग भी प्रत्याशित होते हैं। साथ इस तरह की कर्ज माफी से आगे इस तरह की और मांगे खड़ी होती है। सरकार ने कहा कि अगर ऐसे कर्ज माफी की जाती है, किसान जानबूझकर लोन नहीं चुकाएंगे। शुरू से ही माननीय अध्यक्ष महोदय उनकी सोच रही है, किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझ चुकाएंगे नहीं, हैबिट गलत पड़ जाएगी लोगों की। तो क्या मनमोहन सिंह जी सरकार ने बिना सोचे समझे माफ़ कर दिया था क्या? जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा सब चीज़ें इंतजार कर सकती है, कृषि इंतजार नहीं कर सकती। तो आप सोच सकते हैं कि, और आप तो धर्म की राजनीति करते हैं, ऋग्वेद में भी लिखा है, क्षेत्रस्य पतिना वयम हिते देव जयमसी, जिसका बड़े मायने में अर्थ होता है किसान के हित से ही हम सबका कल्याण होता है। बताइए, अब उनको गद्दार कहना, देशद्रोही कहना, खालिस्तानी कहना, क्या हो रहा है? 80 दिन हो गए ठंड के अंदर पड़े हुए बेचारे, बाल बच्चों सहित बुजुर्गों सहित, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। 3 कानून हमने पास किए, यहाँ पर राज्यपाल महोदय के यहाँ पड़े हुए हैं। इतना दबाव है सरकार का, बताइए आप, यूडीसी पे और सब बता दिया मैंने आपको। पर राष्ट्रपति महोदय से मैंने वक्त मांगा 4 मुख्यमंत्री को मिलने का, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। अच्छे व्यक्ति है वो, अच्छे, बहुत ही अच्छे इंसान है, व्यक्ति से वो दबाव इतना को टाइम नहीं दे पाए। राज्यपाल महोदय को हमने 3 कानून भेजे बना, 4 कानून। 5 एकड़ की बात चली, 5 एकड़ भूमि की अभी तक कुर्की हो रही है। आप मैंने किसी सदस्य ने पूछा सवाल, इसलिए हो रही है। वो कानून भी राज्यपाल महोदय के यहाँ राजभवन में पड़ा हुआ है, भेज नहीं पा रहे, वो इतने दबाव के अंदर है। तो आप सोचिए क्या हो रहा है। आप भेज दीजिए, राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे, बात खत्म होएगी। पर राज्यपाल महोदय पे दबाव को वो आप पे भेज नहीं पाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमने कोशिश की किस प्रकार से ये कानून आगे बढ़े, किसानों का भला हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पावर को लेके बहुत सवाल उठते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप भी
आप इस सरकार में रहे हैं और आपने देखा है किस प्रकार से पावर को लेके हमेशा इश्यू बनता है। उदय योजना भी आ गई, कर्जे सरकार ने ओढ़ लिए, परंतु एक गलती कर दी, ब्याज उनके ऊपर छोड़ दिया कंपनियों पर। आज बढ़ते बढ़ते अभी आप आंकड़े बता रहे थे, बिल्कुल सही आंकड़े थे, 80,000 करोड़ के कर्जे वापस हो गए उनके ऊपर, क्योंकि ब्याज 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 बढ़ते बढ़ते स्थिति बन गई। तो आप सोच सकते हैं। और जहाँ तक हम कंपेयर करें तो लंबा चार्ट है, मैं समझ नहीं लेना चाहूँगा आपको मैं भिजवा दूँगा चार्ट को, कि महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब में, यूपी में किस प्रकार का टेबल है। जो राजस्थान कंपेयर करें, इन तमाम राज्यों में हमसे ज़्यादा रेट है। ये स्थिति है। पंजाब में तो नहीं है, कृषि को लेकर वहाँ तो 0 है। बाकी जो रेट्स हैं अलग अलग तरह की, मैं आपको चार्ट अलग से भिजवा दूँगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने जो मामले उठाए हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार हर क्षेत्र के अंदर जो कहा गया वो करके दिखाया हम लोगों ने। और आप निश्चिंत रहें कि जो आवास योजना की बात आपने कही, प्रधानमंत्री आवास योजना की आंकड़े बता दिए, इतने करोड़ आपको मिले हैं। तो आपने नहीं बताया 60-40 का रेशियो होता है। पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देती कोई योजना के अंदर। और उसी रूप में आज हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार अपनी स्थिति मजबूत करते हुए चाहती है कि जो स्कीम बनी भारत सरकार की उसको हम लागू करें, इसीलिए बन पाए मकान की हमने प्रायोरिटी दी है, इसलिए 60-40 रेशियो से पहले खर्च होता है। आपने कहा कि सारा केंद्र सरकार खर्चा करती है। मैं कहना चाहूँगा कि जब कोरोना चल भी रहा था तो पीडीएस अप्रैल से जून, तो अगस्त से नवंबर 20 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का चयनित परिवार है, वो निःशुल्क गेहूँ वितरण किया गया। उसमें क्योंकि उनके नॉर्म्स थे, ज़्यादा मना कर दिया, तो हमने 243 करोड़ खर्च किए अतिरिक्त लोगों को गेहूँ पहुँचाने के लिए, दालें पहुँचाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ जयपुर में मान्य सचिव बैठे हुए हैं, यहाँ से 22% ही थे NFSA के अंदर। हमने उनके बाद में भी पूरे जयपुर को हमारे खुद के व्यवस्था करके हम लोगों ने इस प्रकार से हमने व्यवस्था की जिससे कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इसमें तकलीफ से बात की है। अगर मैंने कह दिया तो कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया, और कह ही नहीं दिया। आप सबके सहयोग से हमने करके दिखाया उसको। पब्लिक ने साथ दिया, पड़ोसी ने साथ दिया, NGO ने साथ दिया, एक्टिविस्ट ने साथ दिया, धर्म गुरुओं ने किया अपने अपने तरीके से। इसमें बुरा क्या, अगर हमने एक आह्वान किया पब्लिक को, राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोए, क्या बुरा कर दिया। पर आपकी तो फितरत के अंदर है। पहली बार 4 अकाल पड़ गए थे 98 से 2003 के बीच में, तो आपके नेता कहने लगे कि लोग भूखे मरेंगे, वसुंधरा जी ने कहा। मैंने कहा वसुंधरा जी, भूखे मरने की बात छोड़ो, मेरे रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, उस वक्त मैंने कहा। और मैंने करके दिखाया, उसको करके दिखाया। तो आपको समझ आना चाहिए था कि जो इस बार हम कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो पूरा अनुभव मेरे काम आएगा, ये आपको विश्वास होना चाहिए था। तो लगता आपको विश्वास नहीं था कि भूखा नहीं सोएगा, और भूखे वास्तव में भूखा कोई नहीं सोया, ये मैं कह सकता हूँ। हमने 37% सैनिक के परिवारों को सर्वे करा करके 10 किलो गेहूँ, 2 किलो चना अलग से दिया हम लोगों ने। और NFSA के में परिवारों की क्योंकि शिलिंग है उसके अंदर, आपको मालूम होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शिलिंग बना रखी है भारत सरकार ने, शहरों की, गाँव की। और सेंसस कौन सा है? 2011 का सेंसस है। अरे भाई अब तो 21 हो गए, 10 साल हो गए इसको। हमने कहा आप लेटेस्ट सर्वे के आधार पर स्कीम लागू करो। ये मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी करी है। पर हमने 80 करोड़ रुपये खर्च करके उनका ध्यान में रखा कि शिलिंग में जो नहीं आते थे 34 लाख चयनित परिवारों को हमने इस प्रकार से गेहूँ खरीद करके उनको निःशुल्क बांटा उस वक्त में। और तो और हमने 33 लाख लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनका पूरा सर्वे करवाया गया। और डेस्टिट्यूट भी थे उसके अंदर,
रेहड़ी वाले थे, पटरी वाले थे। 33 लाख लोगों को हमने 1,1500 रुपये, 3,500 रुपये दिए। करीब 1,155 रुपये, 1,155 करोड़ रुपये हमने बांटे उस वक्त में। तो इसे मैंने कोई गलती की क्या? भूखा नहीं सोए थे, तभी भूखा नहीं सोए आदमी के उसको लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, ये दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। पेंशन लगभग 800-900 करोड़ खर्च होती है, हमने एडवांस देना शुरू किया करीब 80 लाख लोगों को। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना की बात आपने करी, और मैं कहना चाहूँगा कि उसमें फटाफट ऐसा माहौल बनाया और प्रधानमंत्री ने खुद ने आरोप लगा दिया कि राजस्थान सरकार सहयोग नहीं कर रही है, बाकी राज्यों ने तो हमें दे दिया है आंकड़े और हम उनको पैसा भेज रहे हैं 2-2 हज़ार करोड़ रुपये किस्तों में। मैंने कहा उस वक्त हम लोग टाइम इसलिए लग रहा है बायोमेट्रिक करके भेजेंगे जिससे कि कोई आरोप नहीं लगे बाद में। वही हुआ बाद में, राजस्थान ने बायोमेट्रिक सत्यापन करा के पूरी तरह हमने लिस्ट भेजी, आराम से उनको डीपीटी हो रही है प्रधानमंत्री के यहाँ से 2-2 हज़ार की, कोई शिकायत राजस्थान की नहीं है। जबकि जो पहले जल्दबाजी की जिन राज्यों ने, वहाँ पे शिकायत लग गई थी, हमारे यहाँ नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट जो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में हमने जो प्रयास किया है, आप कहते हैं नौकरियों की बात करने लग गए। अभी तक तो हम लोगों ने विकास में भी कोई कमी नहीं रखी है। कॉलेज खोलने की बात हो, 88 कॉलेज खोली है। मेडिकल कॉलेज 8 के आपके वक्त में 8, हम लोगों ने 15 शुरू किया काम को। सामाजिक सुरक्षा मैंने भी बताया 14,693 करोड़ रुपये खर्च हुए, 10,000 नहीं, मैंने 10,000 बोल गया। नए बिजली कनेक्शन 1,76,000 में दिए हैं। अनुदान 27,487 करोड़ जा रहा है। मनरेगा में जो मानव दिवस 80 करोड़ मानव दिवस से ज़्यादा के काम हुए हैं, जो इतिहास बन गए राजस्थान के अंदर। सिंचाई परियोजना में लगातार काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो ERCP है, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, मैं चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 13 जिले कवर होंगे, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। ये सब जगह ये प्रॉब्लम इतनी बारी आ रही है कि कितनी कोशिश कर लें, बिशलपुर से कर लें और कहीं से कर लें, पर जब तक ये पूरी राजस्थान की नहर परियोजना पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी कहना चाहूँगा, इसमें कोई राजनीति नहीं हो। जिस प्रकार रिफाइनरी के लिए हमने दबाव बनाया था केंद्र सरकार पर, सरकार हमारी थी उस वक्त वहाँ पर, यूपी गवर्नमेंट थी, तभी बनाया था, बनाना पड़ता है। और जब आप सरकार में आ गए राजस्थान में, तब तो आपने उसका बहुत गलत, क्या ये सौदा गलत कर दिया है। तेल हमारा, पानी हमारी, ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, और 26 में भागीदारी क्यों की, ये आपके मुख्यमंत्री हमारे बोलते थे। 5 साल बर्बाद कर देते। तो हमने पीछा नहीं छोड़ा आपका, ऐसा पीछा किया, अल्टीमेटली आपको बुलाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को और उसका शिलान्यास दिखाने लग गए। मैंने कहा भरे आदमी, प्रधानमंत्री क्यों गुमराह करते हो। मैंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, शिलान्यास हो चुका है वहाँ पर, आप काय के लिए आ रहे हो, और किसी काम के लिए हम स्वागत करेंगे आपका। अल्टीमेटली कार्ड वार्ड सब खत्म हो गए, नया कार्ड छपा, कार्य की रिफाइनरी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आ रहा हूँ, वो प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोगों ने। अब बताइए कितना शानदार काम चल रहा है, 40,000 करोड़ की योजना वो, और वहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज़मीनें लेना हमने शुरू कर दी वहाँ आसपास के अंदर, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ना आपका ना हमारा, परंतु किया इन लोगों ने, आप लोगों ने किया, इसको गफलत में रखा।
अब मैं आपको निवेदन करूंगा, मार्मिक अपील करूंगा आपसे, क्योंकि 25 सांसद दिए आपको जनता ने, 25 के 25 बीजेपी की झोली में डाल दी। अब मुझे बताओ आप कि एक बार भी आपके एमपी ने जाके कहा प्राइम मिनिस्टर को कि ईआरसीपी को जो आपने वादा किया था राजस्थान के अंदर 7 जुलाई को जयपुर में, 18 को और 6 अक्टूबर को अजमेर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, वादा क्यों भूल गए? क्यों भूल रहे हैं वो? अरे भाई, अगर 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना चल रही है, ये परियोजना मध्य प्रदेश पानी आएगा, इंटरस्टेट मामला भी है, अगर आप इसको लागू करते हो 13 जिलों में कितना बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को? वो इश्यू बनाना पड़ेगा आपको, हम सबको मिलकर के। आप कहोगे मैं आपके साथ में चलने के तैयार हूँ दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मिलने के लिए। आप अपने मेंबर पार्लियामेंट से पूछिएगा, वो कहेंगे तो हम लोग, आप नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, आपके पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, कैलाश मेघवाल तो बहुत सीनियर हो गए, अब ये तो कोरोना ने कोरोना को हरा के आए हैं यहाँ पर। सही बात है, कोरोना की जंग जीत के आए हो आप लोग, आपको बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। तो हम सब चलते हैं वहाँ पर जाके कहेंगे बैठे शराब साथ दिए हुए कम है कि माया, ये बड़ी माया है। तो हम लोग जो है चलेंगे, सब लोग मिलके कहेंगे प्रधानमंत्री जी को ये तो काम करो, देवनानी जी आप भी कोई कम नहीं हो भाई, कुछ कम नहीं हो वाले लोग भी बैठे हो, मदद दिलावर बताइए आप, वो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो है हम सब मिलके चलें, ये काम तो कम से कम करें। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए आप, प्लीज़, इसमें कोई राजनीति नहीं हो। अब जल जीवन मिशन बहुत शानदार योजना है, घर घर पानी पहुँचाना किसे कहते हैं। राजस्थान आप देखते हो कि अकाल सूखे पड़ते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इलाके हैं, और पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य बन गया, राजस्थान बन गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूभाग तो 10% देश का, हमारे राजस्थान का भूभाग 10% है, पानी 1% यहाँ पर है। तो आप सोच सकते हो कि जल जीवन मिशन तब कामयाब होगा, तब रिसोर्स कहाँ से आएगा। अभी अपने डाक जोड़ बना रखे थे, लोग सब शिकायत करते थे अपन से, अपने चाहे सरकार आपकी चाहे हमारी हो, ट्यूबवेल नहीं खोद सकते थे वहाँ पर, क्योंकि डाक जोन था, पानी के लेवल नीचे जा रहा था। अब भारत सरकार ने कहा नहीं, आप डाक जोन नहीं रखोगे, खत्म कर दिया। लोग खुश हो गए, अभी खुश हो गए, आने वाले वक्त में तकलीफ पाएंगे, क्योंकि डाक जोन तो डाक जोन है, पानी क्वालिटी नहीं रहेगी, नीचे जा रहा पानी, बिजली अलग ज़्यादा खर्च होगी, पर जो भी अलग बात है। पर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, इसमें आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमने परवन नदी बड़ा प्रोजेक्ट है, परियोजना, झालावाड़ 12 कोटा के लिए, ईआरसीपी मैंने बताया 13 जिलों के लिए हैं। और ये योजना जो आई है जल जीवन मिशन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो रेगिस्तानी इलाके आप तो जानते हो, घूमते हो राजस्थान भर में, कि ये कोई यूपी तो नहीं, एक गांव खत्म है दूसरा गांव आ गया। ये राजस्थान में तो एक गांव दूसरे गांव 15-20 किलोमीटर, ढाणिया और 8 किलोमीटर, छितरी आबादी है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वह पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो, कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। तो क्यों नहीं, मतलब हम लोग मांग करें उनसे, आप 90-10 करो इसके अंदर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपने कर रखा है, हिमाचल में कर रखा है, पहाड़ी इलाकों में कर रखा है, जो रेगिस्तान इलाके हैं, इसमें भी आपको इस काम को करना चाहिए, जिससे कि हम समय पर 2024 का टारगेट है इसका। और कितना आनंद आएगा अगर घर घर में पानी पहुंच जाता है, तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सदियों तक लोग तड़पते रहे हैं, खारा पानी पीते रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, इसमें भी आप जरा गौर फरमाएं और मेरा साथ दें आप लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध नियंत्रण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक बात मैं पहले माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके कारण से आप सोच सकते हो कि एक नवाचार है ये। एफआईआर को कंपनी करना कोई बहुत छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। थानों से लोग भगा देते थे, आप जानते हैं, फरियादी को बदतमीजी होती थी अलग से, जिस रूप में बिहेव होता था। हमने कल्चर बदलने का प्रयास किया है, कितना कामयाब होंगे वक्त बताएगा। प्रयास तो किया हमने, उसको तो कम से कम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए।
और जब प्रयास किए तो मैंने मीडिया को कहा कि इससे संख्या बढ़ सकती है, एफआईआर की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कंपल्सरी किया है, और थानेदार नहीं करेगा तो एसपी करेगा। और आज स्थिति ये है, आप ये शिकायत कर सकते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, अमुक थाने के अंदर फरियादी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी होना चाहिए। पहले तो इतने लोग थे, आप क्या कहते हो उसके बारे में? अब संख्या बढ़ गई तो एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें आगे बढ़ के आ गए तो हम नंबर 1 हो गए क्राइम के अंदर। अरे ये कोई नहीं देखता कि हमने कितना बड़ा न्याय दिलाया लोगों को कि आप कंपल्सरी कर दिया, गरीब आदमी, एससी एसटी ओबीसी कोई जाओ, महिला जाओ, कंपल्सरी है, उसको तो आपने तवज्जो दी नहीं है। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, जो एनसीआरबी ब्यूरो है उसने एक अपना किताब जो छापी, जिसमें आपने आंकड़े उठा के मुझे बता रहे हो, पहला पैरा लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्राइम इज मैनिफेस्टेशन ऑफ myriad complex factors. The differences in procedures over large geographical regions and styles of functioning inherent between organizations also create wide variations. Hence, doing comparison among states, district, region, social groups, etc. on basis of these published data alone will be too simplistic and is best avoided. Rise in crime and increase in registration of crime by police are clearly two different things in effect, which is often confused. इसका मतलब होता है, और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अपराध में वृद्धि, अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है, और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर देते हैं जो आप कर रहे हो। कृपया करके गलती मत करो, सच्चाई पे आओ। जो कर लूँगा, अगर आप सब कहोगे, पूरा हाउस कहेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। कंपल्सरी करना किसे कहते हैं? संख्या बढ़ेगी उससे। तो इस रूप में आप जो बार बार बोलते रहते हैं इस बारे में, इसलिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, ये हमारे जो प्रयास हुए उससे देखिए, जो हमारे 156(3) में के लोग जाते थे सीधे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, 156(3) के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कमी आई है क्योंकि एफआईआर जो होने लग गई, मुकदमों की संख्या 18 में 17% थी, वो घट करके 11% रह गई है। मतलब 17 से 11% आ गए एफआईआर कंपनी करने। इसको आप क्या कहेंगे? बड़ी उपलब्धि है। महिला अत्याचारों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हमने डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर की यूनिट बनाई है हर जिले के अंदर, कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तफ्तीश टाइम पे होने लगी है। इस कारण से आप देखिए 19वीं के अंत में पुलिस अनुसंधान के स्तर पर मात्र 9% प्रकरण लंबित है, यानी 91% अपराधों पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, 91%। जबकि क्राइम इन इंडिया 19 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 47% है, उत्तर प्रदेश में 20 है, मध्य प्रदेश में 16 है, और पूरे देश के एवरेज 34% है। हमारे यहाँ हम लोग 9% में लेके आ गए हैं। इस प्रकार से जो नवाचार किया है वो आपके सामने है। ये जो हमने जो क्राइम, हीनियस क्राइम में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए आप देखिएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बनने के बाद में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में औसत अनुसंधान के समय घट करके पहले 274 दिन था, 274 दिन, वो घट के 126 दिन रह गए। तो आप क्या कहोगे? आप तो गृह मंत्री रहे हैं। 274 डेज था तफ्तीश का टाइम, वो 126 दिन रह गए। इसको आप क्या कहोगे? आप सोच सकते हो। ये नवाचार की तारीफ करो आप लोग कम से कम। हीनियस क्राइम के मामलों में मॉनिटरिंग आईजी रेंज स्तर पर मॉनिटरिंग करके की जा रही है, और इसमें हमने लीगल ऑफिसर के साथ लगाया है जिससे कि अपराधी बच नहीं सके लीगली पॉइंट निकाल करके। 341 थानों में स्वागत कर बन गए हैं,
और 188 में निर्माण जारी है, कम से कम बैठ के बात कर सके, ढंग से बात कर सके फरियादी के साथ में। और कोरोना के अंदर जो पुलिस ने काम किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि लोग भयभीत थे, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कहीं मेरे खुद कोरोना नहीं हो जाए। ऐसे वक्त में जिस रूप में पुलिस ने काम किया, मैं समझता हूँ उनकी तारीफ करनी चाहिए, ये उनका हौसला अफजाई हो सके। माननीय दिव्य महोदय कहने तो बहुत सारी बातें मैं बहुत समय ले लिया, और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा, आपने आधा भाषण जो दिया वो तो आप अगर मुझे पत्र लिखते तो काम चल जाता आपका, पर आपने कोई पत्र मुझे लिखते नहीं हो। आप कमियाँ बताओ, रेगुलर बताओ, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी भी आपकी। आप यहाँ आंकड़े केंद्र सरकार से आप मान नहीं रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है। हम तो पक्ष विपक्ष में हैं, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहो, कोई दिक्कत नहीं है। एम हमारा दोनों का एक होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी नाम लेते हैं, अभी मैंने कहा कि किस प्रकार से वो बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। खाली खुशी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं, अच्छी बात है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब का नाम लो, महात्मा गांधी का नाम लो, सरदार पटेल का नाम लो, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े महापुरुष हुए सभी लोग। परंतु ये विचार जो इनके हैं, अगर कोई जीवनी पढ़े इन लोगों की, चाहे सुभाष चंद्र बोस की पढ़ लो, टैगोर की पढ़ लो, जिसने कहा था कि मानवता सबसे ऊपर है, राष्ट्र से ऊपरी मानवता है, टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा के खिलाफ थे उस जमाने के अंदर, जंग के अंदर। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था गांधी जी की हत्या पर, और महात्मा गांधी कभी आपने नाम लिया नहीं। आपके आरएसएस 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया देश के अंदर, क्या बात करते हैं आप? अब लड़ने लगे हो, सत्ता इतनी प्यारी हो गई आप लोगों को कि आप सब कुछ भूल करके, कोई विचारधारा नहीं, ना नीति है, ना कार्यक्रम, बस हिंदुत्व की बात करो, सत्ता में कैसे आओ। इसलिए आपने इस नाम लेते प्रधानमंत्री जी, आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, इन तमाम महापुरुषों के विचार बिल्कुल उल्टे मोदी जी के विचारों से, तभी नाम लेते हो आप लोग। कैसे काम चलेगा देश में? अरे अड़े रहो अपने बात पर। आरएसएस की विचार था, राहुल गांधी ने कहा था गुजरात के अंदर, किसी ने कहा बीजेपी खत्म कर दो, कि नो 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 नो, बीजेपी आरएसएस रहेगी, रहनी चाहिए, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। ये भावना होनी चाहिए आप लोगों में। आप तो सरकारें गिराओ, इनकम टैक्स छापे पड़वाओ, ईडी को घरों में भेजो, ये धंधा कब तक करते रहोगे आप लोग? बचो, इससे बचो, समझो अपने नेताओं को दिल्ली के अंदर कि पब्लिक क्या सोचती है, वरना पब्लिक आने वाले वक्त में आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको जिस प्रकार फर्श अर्थ पे लेगी ना, अर्थ फर्श टिकवा देगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।